ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं फरीदाबाद के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना जागरूकता श्रृंखला और इसके अलावा बहुत से ऐसे सवाल जो आपके जहन के अंदर हैं, वो हम आपसे जानेंगे, आपसे पूछेंगे। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। जैसा आपने सुना, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद के। अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा बनना चाहते हैं, आप न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421764। देश में हालांकि कोरोना के मामलों में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी डर उतना ही बना हुआ है। और हमें मालूम है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को जरूर सुनते होंगे और जो भी एडवाइस, जो भी परामर्श हमारे डॉक्टर साहब देते हैं, उसे आप जरूर सुनते होंगे, जरूर मानते होंगे। और यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में अब कोरोना उतना तेजी से नहीं फैल रहा है, फिर भी बहुत सारे एहतियाती उपाय हैं जो हमें अभी भी लगातार बरतने रहे होंगे। मास्क लगाना, स्वच्छता का ख्याल रखना, हाथ साफ रखना, और इन सब के अलावा अगर आपको और भी अगर किसी तरह की प्रिकॉशंस बरतनी है तो आप वो ले सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ, इन तमाम उपलब्धियों के साथ हमने बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी अपने डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप इस पर अपने सवाल जरूर पूछेंगे। बहरहाल हम आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय पांडे, प्रोफेसर हैं एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद से हैं वो। कुछ ही देर में हम आपसे जुड़ेंगे। एक फोन नंबर है जिसपे आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। इसके अलावा आपने सुनने वालों को याद दिला दें कि कोरोना की अगर आपने प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है तो आप उस प्रिकॉशनरी डोज को ले सकते हैं। ये तमाम प्रिकॉशनरी डोज जो है वो आपको अवेलेबल रहेंगी जगह जगह हॉस्पिटल्स पर। इन डोज को लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी कोताही बरतते हैं तो हो सकता है कि आपको कोरोना दोबारा घेर ले। एक और सवाल जो हमारे जहन में आजकल बैठा हुआ है कि क्या जो आम बुखार हमें हो रहा है आजकल, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, खांसी जुकाम के, ये भी कोरोना का एक हिस्सा हो सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करने की आपसे कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आपके सवाल, आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं जो अभी भी आप में बनी हुई हैं। बहरहाल हम एक बार फिर याद दिला दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान फरीदाबाद के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे हैं। कोविड टीकाकरण पे ये आपसे बात करेंगे। हालांकि मंकी पॉक्स और वायरल फीवर जो भी इस समय देश में इस समय अपने पांव पसार रहा है, हालांकि उतनी रफ्तार उसकी उतनी तेज नहीं है, लेकिन फिर भी इन तमाम व्याधियों पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज ठीक 9:30 पर, और पिछले लगभग 2.5 साल से, जब से कोरोना महामारी इस देश में फैली है, तब से हम आप लगातार इस प्रोग्राम को आपके लिए कर रखे हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता जो है इसमें शामिल हो सके, जो अपने सवालों को पूछ सके, अपनी जिज्ञासाओं को वो हमसे जान सके। तमाम तरह के डॉक्टर, अलग अलग स्पेशलिस्ट हमने इस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको आपकी बीमारियों से निजात दिला सके। एक बात जो लगातार हमारे श्रोता जो है पूछते हैं और डॉक्टर साहब जो हमें लगातार बताते रहते हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो एक सबसे बड़ा जो एक है टीकाकरण जिसे कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको ख्याल रखना है और आपको डिस्टेंस बना के रखना है, और हाँ, आपको उन तमाम सावधानियों को बरतना है कि जो कि डॉक्टर आपको बताते हैं। और शायद यही वो तमाम सावधानियां हैं जिसे सुनकर, जिसे समझकर आप अभी तक अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचाए हुए रखते हैं। एक बात तो और सवाल आता है कि क्या मैंने तीनों डोसेस लगा रखी हैं, उसके बाद भी क्या मुझे कोरोना हो सकता है? शायद डॉक्टरों का इस पर भी यही ख्याल है, यही कि हाँ, अभी भी आपको कोरोना हो सकता है। हाँ, कोरोना की जो सीवियरिटी है वो इतनी
घातक नहीं होगी और कोरोना उतना लंबा नहीं खिंचेगा जिस तरह की हमने पहले और दूसरी वेव में हमने देखा था। तमाम तरह के डॉक्टर हैं। फिर एक बात आती है कि कोरोना के बाद जो पोस्ट कोरोना के कुछ परेशानियां हैं वो आजकल हमारे कई मरीज जो हैं वो झेल रहे हैं। उसमें घुटनों के दर्द हो सकते हैं, उसमें न्यूरो से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या फिर मधुमेह का रोग उसको बढ़ सकता है। इस पे हमें लगातार ध्यान रखना है, लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है और इससे सबसे ज्यादा ये होगा कि हम अपने आप को इस तरह की व्याधियों से बचा के रखेंगे। हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप कोरोना से पीड़ित हुए हैं और इस समय आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो लगातार आपको मॉनिटरिंग में रहना है और कोशिश करनी है कि आप अपने आप को इससे बचाएं। डॉक्टर साहब हमसे आपसे जुड़ने डॉक्टर संजय कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डॉक्टर संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद डॉक्टर हमें नहीं सुन पा रहे हैं। हम अपने आप को अपने सुनने वालों को बताते, दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एंडोवेस्कुलर यूनिट की शुरुआत की गई है और ये दिल्ली सरकार का पहला अस्पताल है जिसमें इस तरह की सुविधा शुरू हुई है। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो आप 011 जरूर लगाए। हम बात कर रहे थे मधुमेह और हम बात कर रहे थे रक्तचाप की। अगर किसी भी तरह से आप इन बीमारियों से ग्रस्त हैं कोरोना के बाद से तो अपना कुछ ख्याल आपको ज्यादा रखना होगा। कुछ मरीजों में देखा जाता है कि अगर रक्तचाप उनका बढ़ गया है और उसकी वो दवाई ले लेते हैं और बीच बाद में उस दवाई को छोड़ देते हैं। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उससे भी आपको रक्तचाप बढ़ा हुआ रह सकता है। इस पर आपको बहुत ख्याल रखना है। जो भी सावधानियां आपको बताई जा रही हैं उनका आपको हमेशा ख्याल रखना है ताकि आप अपने आप को इन तरह की बीमारियों से बचा के रख सकें। इस बीच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय, स्वागत है आपका। हेलो हेलो डॉक्टर संजय, हेलो हेलो डॉक्टर संजय, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी डॉक्टर संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस जी, डॉक्टर संजय कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, यहाँ एक पहला प्रश्न ये है कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। क्या इस तरह के केसेस आपके सामने आ रहे हैं कि कोरोना के बाद न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां बढ़ी हैं? देखिए, जो हमारे पास कोरोना के बाद केसेज आ रहे हैं। हेलो, नींद नहीं आने की समस्या जी, और कई बार मेमोरी की प्रॉब्लम भी कंप्लेन करते हैं। डॉक्टर, इस तरह के जो मरीज होते हैं उन्हें आप क्या प्रिकॉशंस देते हैं कि क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, किस तरह का उनको अपना इलाज अपनाना चाहिए ताकि वो इससे बचे रह सके? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मरीज को कोविड है और इस तरह के सिम्टम आते हैं तो काउंसलिंग करनी चाहिए जी। बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं देनी चाहिए। जैसे हमने देखा है कि मरीज एक साथ नींद की दवा भी ले रहा है, डिप्रेशन की दवा भी ले रहा है, एंजाइटी की दवा भी ले रहा है, तो पॉलीफार्मेसी नहीं करना चाहिए। और बेहतर है कि बहुत ज्यादा इसके बारे में न्यूज ना पढ़े। कई बार मैंने देखा है कि लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके न्यूज पढ़ते हैं और पढ़ के अलग अलग लोगों से इसको शेयर करते हैं या कई बार व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर होते हैं। तो उससे एंजाइटी और बढ़ती है और उसकी वजह से जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है या जो नींद की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आपके पास कोई जानकारी है भी तो उसे बहुत ज्यादा शेयर न करें, नहीं तो उससे फायदा नहीं होगा, उससे और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जी। डॉक्टर संजय, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है? नहीं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आप डिफिनेशन देखें तो एनी डिसऑर्डर विच अफेक्ट ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज क्वालिफाइड एज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी। तो अगर आपको ब्रेन या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
कहीं की प्रॉब्लम होती है हाँ। तो वो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम को क्वालिफाई करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कोई स्ट्रक्चरल लीजन नहीं मिलता है हाँ। और फिर पेशेंट को सिम्टम होते हैं। तो इस तरह की जो सिम्टम होती है उसको हम न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम कहते हैं जी। तो कोविड के वजह से, जैसे किसी को कोविड का सिम्टम हुआ है तो कोविड की वजह से ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, पेरिफेरल नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और अगर ब्रेन और पेरिफेरल नर्व का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं यूजुअली कोविड के साथ आते हैं या कोविड के आगे पीछे आते हैं। मतलब कोविड से 1-2 दिन पहले, जैसे पहले स्मेल की प्रॉब्लम होती थी या टेस्ट की प्रॉब्लम होती थी और बाद में जैसे मान लीजिए कि कोविड हो गया और पेशेंट को नर्व की प्रॉब्लम हो गई या कई बार इंसेफ्लाइटिस हो गई या कई बार दौरे की बीमारी आ गई या कई बार मरीज को मस्तिष्क बुखार की तरह के लक्षण आ गए। तो कई तरह के लक्षण आते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम आते हैं यूजुअली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट रिकवर कर जाता है और रिकवर करने के बाद उसको एक थकान सी रहती है, नींद की समस्या आती है, मेमोरी ऐसा लगता है कि ब्रेन फॉग सा हो गया है, तो वो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम की तरह हम उसको देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स किस तरह से क्या पुरुषों में अलग, महिलाओं में अलग और बच्चों में अलग होते हैं क्या? देखिए, ऐसा इसका कोई क्लियर कट जेंडर या एज बायस नहीं है, लेकिन जो आमतौर पे देखा गया है कि जो एक्सट्रीम एज ग्रुप के हैं, जैसे बच्चे हैं या जो एल्डरली हैं, एल्डरली क्योंकि वो अकेले रहते हैं जी, या मतलब वो थोड़ा वल्नरेबल रहते हैं, हाँ। तो उसमें ज्यादा होता है। जैसे कई बार देखा कि लोग आइसोलेशन हुआ और आइसोलेशन होने की वजह से जब वो आइसोलेशन से बाहर निकले तो उनको कई तरह की न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम हो गए। जैसे उनकी मेमोरी ऐसा लगता था कि चली गई है या उदासी के लक्षण या नींद के लक्षण। तो इस तरह के जो लक्षण है उसकी वजह से वो परेशान रहते थे या उनके घर वाले परेशान रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लक्षण चले गए और काफी हद तक मरीज जो है वो ठीक भी हो गए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच बलरामपुर से रिंकी तिवारी हमसे जुड़ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। रिंकी जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ डॉक्टर सर नमस्ते। जी रिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोरोना का लेवल देखा जाए तो अभी तो मतलब समाचारों में कुछ संकेत मिल रहा है कि कोरोना जो है वो कम हो रहा है। लेकिन सर अगर माना जाए कि एक प्रेग्नेंट वोमेन है तो वह से अगर कोरोना जिस तरह मतलब अभी एक वेरिएंट आया है नया, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो अपनी खास ख्याल क्या रखे, क्या क्या संतुलित आहार मिले ताकि उसे कोरोना से बचे और उसकी इम्यूनिटी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी सही है। धन्यवाद। जी डॉक्टर, गर्भावस्था में अगर कोई महिला है तो वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकती है ताकि वो कोरोना से संक्रमित न हो और उसकी इम्यूनिटी भी बनी रहे, ये जानना चाहती है रिंकी। देखिए, कोरोना गर्भावस्था महिला को भी इफेक्ट कर सकता है और नॉर्मल महिला को भी इफेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है जो कि गर्भावस्था महिला को लेना होता है। हाँ, वैक्सीनेशन जरूर लें। अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो कोविड से प्रिवेंशन होगा। तो वैक्सीनेशन दोनों तरह के लोगों के लिए जरूरी है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी, जो नॉन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी। जी डॉक्टर साहब, अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रिकॉशनरी डोज नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, दोनों डोजेस हमने लगा चुके हैं, तो अब हमें प्रिकॉशनरी डोज की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार ने अभी स्पेशल एक स्कीम चलाई थी जिसमें लोगों को प्रिकॉशनरी डोज फ्री दी जा रही है। जी। तो इसका एक साइंटिफिक बेसिस है कि चूंकि कोविड एक आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस की वजह से कोविड की जो एंटीबॉडी होती है उसका जो एक ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल डिफिनिट नहीं है और वायरस भी अपने प्रकार में चेंज करता है, जैसे अपनी बनावट में चेंज करता है। जी। जैसे आपने देखा था कि जो पहली लहर है उसमें अल्फा, फिर उसके बाद डेल्टा, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। तो उसकी वजह से वायरस अपना रूप बदल रहा है। तो जैसे जैसे वायरस का रूप बदल रहा है वैसे वैसे उसका जो बॉडी उससे जो रिएक्ट करती है और जो एंटीबॉडी बनाती है उसका भी एक रूप बदलता है।
तो हमारी बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी रहे जो कि कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हो, तो यह जरूरी है कि हम सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हम प्रायोरिटी डोज या बूस्टर डोज लगाएं। तो उसका पहले टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ था, जिसको कम करके 6 मंथ कर दिया गया। तो अब हम लोगों से आग्रह करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो अपना प्रायोरिटी डोज या बूस्टर डोज लगाएं और सरकार के कदम में सहयोग करें। जी, लगातार हम अपने सुनने वालों से, अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जिससे हो सके कि प्रिकॉशनरी डोज लगाएं और अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। हम आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान फरीदाबाद के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे, जो इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। संजय सर को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी जिला का। जी कहिए सर, क्या सर मैं जानना चाह रहा, जैसे हमने 3 डोज ली है, हाँ? तो इसका असर हमारे शरीर में कितने दिन तक रहेगा, इसको ये बताएं। और क्या आने वाले टाइम में हमें और भी डोजों की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने सवाल पूछा है बहुत व्यावहारिक सवाल पूछा और लगभग सभी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि हमने अब तीसरी डोज भी लगवा ली है, क्या हमें चौथी डोज भी लगवानी पड़ेगी और इस तीसरी डोज का जो असर है वो कब तक रहेगा? देखिए, इसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान अभी नहीं लगा है। भारत सरकार वैज्ञानिकों से मिले हुए जो सुझाव हैं उनकी बेसिस पे गाइडलाइंस बार बार बनाएगी और आपको तब तक गाइडलाइंस का वेट करना चाहिए कि चौथी डोज लगेगी या नहीं लगेगी। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि क्या इसी तरह से वेरिएंट भी आते रहेंगे या ये अब अपने उतार चढ़ाव पर, इस तरह उतार पर है ये? देखिए, वायरस ने अपना रूप बदला है। पहले मैंने बताया प्रोग्राम के पहले भी कि अल्फा वेरिएंट, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद ओमिक्रॉन। तो वायरस ओमिक्रॉन में थोड़ा सा अलग अलग तरह के सब टाइप्स भी आए हैं। तो इन सब टाइप्स की वजह से वायरस का थोड़ा सा वायरुलेंस कम हुआ है जी। और वायरस के की जो सिम्टम्स हैं आप देख रहे हैं कि जैसे डेल्टा में वायरस इतना सीवियर था और कई लोगों की डेथ हो गई, ओमिक्रॉन में उतने लोगों का सीवियरिटी नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि ओमिक्रॉन के बाद जो आगे भी वेरिएंट आएगा वो भी माइल्डर होगा और उसकी वजह से जो कोविड के सिम्टम होंगे और माइल्ड होते जाएंगे। जी, लेकिन इसका कोई अभी क्लियर कट हम नहीं बता सकते कि आगे चलकर कोविड किस तरह से बिहेव करेगा, लेकिन ये हम पिछले 2 साल के पैटर्न के बेसिस पे एक आकलन कर सकते हैं। जी, बिहार का रुख करते हैं, पूर्णिया चलते हैं, वहां से मोहम्मद मजहर को सुनते हैं, उनका सवाल, उनकी जिज्ञासा। मजहर जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा ये सवाल है कि मैंने फर्स्ट डोज सेकंड डोज अगर क्या सर बाएं हाथ में लिए हैं तो बूस्टर डोज क्या हम दाहिने हाथ में ले सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि सर अभी आपने बताया गुरु तेग बहादुर के बारे में, मैंने संक्षेप में आपने बताया, मैंने समझ नहीं पाया, इसके बारे में ही बताएं। डॉक्टर साहब, इनका मूल प्रश्न ये है कि ये जानना चाहते हैं कि 2 डोजेज अपनी एक हाथ में ले चुके हैं, क्या तीसरी जो प्रिकॉशनरी डोज है वो दूसरे हाथ में ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको उस हाथ में कोई समस्या हो तो आप उस पे जाके जो वैक्सीन सेंटर पे जाए, वहाँ इसको डिस्कस कर ले। लेकिन यूजुअली जो वैक्सीनेशन करते हैं वो उसी हाथ पे करते हैं। लेकिन आप इसके बारे में अगर जैसे मान लीजिए कि आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करके जो वैक्सीन देने वाला है वो इसके बारे में डिसाइड करेगा जी कि उसी हाथ पर ले सकते हैं या दूसरे हाथ से भी ले सकते हैं। हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौद से महेश शर्मा। महेश जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं महेश जी? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। हमारे पूरे परिवार ने 3 डोज ले लिए हैं और अब हम सुरक्षित हैं और आपकी बताई नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं जी। और हम जानना चाहते हैं जी, कोरोना के जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनको जो है सूंघने की शक्ति वीक हो चुकी है और
जो है स्वाद का पता नहीं चलता, ये कब तक रहेगा जी बताने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, ये ऐसे बहुत से प्रश्न है जो जहन में है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी कई व्यक्ति भी ऐसे हैं जिनकी सूंघने की शक्ति वापस नहीं आई है या जिनको स्वाद जो है अभी वापस नहीं आ पा रहा है। ऐसे मरीज कब तक अपनी पुरानी स्थिति में यथास्थिति में लौट पाएंगे? देखिए, पिछले साल एक जावा न्यूरोलॉजी में आर्टिकल छपा था, उसमें था कि 97% मरीजों में सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति 1 साल के अंदर वापस आ जाती है। तो मैक्सिमम था, मतलब 97% में। तो कई लोगों में थोड़ा सा समय लगता है, कई लोगों में जल्दी आ जाता है, लेकिन ये जो पहला वाला वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट, उसमें सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति ज्यादा लोगों में जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो वेरिएंट आए हैं उसमें ऐसा काफी कम हुआ है, और जो ओमिक्रॉन है उसमें तो बहुत ही कम है। जी श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764 पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान फरीदाबाद के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आप न्यूरोलॉजी से संबंधित भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद एक बार फिर हम पुराने प्रश्न के इस बीच हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। वेद प्रकाश हैं केशवपुरम दिल्ली से, आइए सुनते हैं उनका सवाल, उनकी जिज्ञासा। वेद जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ वेद जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं वेद जी? सर मैं जानना चाह रहा था, मेरी उम्र 50 साल है। हाँ जी। ये वायरस इतनी जल्दी आ रहा है, हाँ। ये मनुष्य की देन है या प्राकृतिक रूप से? डॉक्टर साहब, फिर वही बेसिक सवाल आ जाता है कि ये जो वायरस है ये मानव जनित है या फिर प्रकृति जनित है? देखिए, ऐसा है कि वायरस कोविड ऐसा कोई लास्ट वायरस नहीं है। हाँ। आगे भी वायरस आते रहेंगे। तो ये बेसिकली जैसे एक नेचर का उत्पत्ति होती है, नेचर का जेनेसिस होता है, उसी तरह नेचर में इवोल्यूशन भी होता है जी। और इस इवोल्यूशन के क्रम में वायरस भी आते रहेंगे और उनकी संरचना में भी चेंजेस आते रहेंगे। डॉक्टर साहब, वायरल फीवर भी लगातार इस मौसम में, सीजन में या बदलते मौसम में बढ़ता चला जाता है और वायरल फीवर बहुत जल्दी उतर भी जाता है। क्या भविष्य में कोरोना भी इसी तरह का हो जाएगा कि आएगा और पता भी नहीं चलेगा और चुपचाप से निकल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कोरोना भी एक आरएनए वायरस है। हाँ। और कई तरह के आरएनए वायरस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं। तो यह देखना चाहिए कि कोविड का जो 2 साल का क्रम रहा है उसमें भी अल्फा वेरिएंट है, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन आया, तो वायरस का रूप चेंज हुआ है और आगे भी चेंज होगा जी। तो आगे चलकर कोविड ऐसा नहीं कि जाने वाला है, कोविड हमारे बीच में ही रहेगा, लेकिन कोविड का कौन सा प्रकार जो है वो परमानेंट रहेगा वो अभी तक हमें नहीं पता जी। इसके लिए हमें आगे इंतजार करना चाहिए। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के आरके पुरम से अनिल, आइए उनका भी सवाल जानते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी। डॉक्टर सर को भी नमस्कार जी। और सबसे पहली बात है कि ऑल इंडिया रेडियो मैंने पहली बार फोन लगाया और मेरा फोन पहली बार में ही लग गया, बेहद धन्यवाद आप सबका जी। सर, मेरा सवाल थोड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ। और मैं अपनी पत्नी से संबंधित पूछूंगा ये जी। मेरी पत्नी को 2021 में जुलाई में स्पुतनिक के 2 डोज लगे थे, स्पुतनिक के जी। लेकिन जो अब जो 3rd डोज है स्पुतनिक कहीं भी नहीं मिल रहा है। हाँ। तो मुझे ये पता चला है कि अगर आपको स्पुतनिक नहीं मिल रही है तो प्रिकॉशन डोज जो है वो आप कोविड शील्ड का लगा सकते हो। तो मेरे को डॉक्टर साहब मुझे क्लियर करें कि क्या ये बिल्कुल सही है या नहीं? जी डॉक्टर संजय। देखिए, इसके बारे में आपको जाके विशेषज्ञ से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आप स्पुतनिक के डोज कब लगे थे, किस समय लगा था और अभी दोनों डोजों में क्या फर्क है, क्योंकि स्पुतनिक का जो वैक्सीन है अब बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है जी। मतलब शुरू में तो काफी यूज हुए थे, लेकिन उसके बाद से उसका यूज काफी कम हो गया है। तो अभी उसका क्या स्टेटस है, आपके कितने गैप हो गए सेकेंड डोज लगाने के बाद से? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिए बिना आपके सवाल का जवाब देना मुश्किल है। तो आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और इस चीज को डिस्कस करें और भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार इसको हम उसका आंसर देंगे विशेषज्ञ जी।
डॉक्टर साहब, यहाँ पे फिर मैं एक बार जानना चाहता हूँ, प्रिकॉशनरी डोज क्या वाकई ही बहुत जरूरी है अपने आप को बचा के रखने के लिए? अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी ये बताया कि प्रिकॉशनरी डोज जरूरी है जी, और प्रिकॉशनरी डोज पहले 9 महीने के गैप में लेते थे, अब 6 मंथ्स में ले रहे हैं जी। तो जिसने भी नहीं लिया है और जाके जल्दी से ले। डॉक्टर साहब, अब हम एक बार फिर प्रिकॉशंस पर लौट कर आते हैं। अब जैसे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, लोग अभी भी मास्क का इंतजार। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, फिर हम अपना सवाल लेंगे। दिल्ली से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर जी, क्या जानना चाहते हैं? धर्मवीर जी नमस्कार। धर्मवीर गाजीपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि अब ये वेरिएंट तो हर समय कुछ ना कुछ आ ही रहा है, सरकार की तरफ से क्या हमारे को ऐसी कोई पहले से तैयारियां हैं कि जो आने वाले इनकी वायरस की कोई नई डोज ऐसी बनाई जा रही है क्या कि जो ये छोटे मोटे और वायरस आए उनसे हमारे को कोई दिक्कत आने की बात ना हो? और दूसरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि अगर ये बीपी हाई होने पर इसके लक्षण क्या क्या महसूस होते हैं? और ये इस समय वायरस जो चल रहा है, इसमें जो आदमी को टेंशन होती है कि इसमें वायरस फिर दोबारा से दिल्ली में आ चुका है, तो ऐसे में ये इसके लक्षण के बारे में कोई जानकारी हो तो उससे हमें पहले से जागरूकता मिलेगी। बीपी में क्या घबराहट होती है, पसीने आते हैं, क्या क्या होता है? जी डॉक्टर संजय, एक बार इनका सवाल दोहराएंगे। डॉक्टर संजय ये जानना चाहते हैं कि कोरोना के कारण कुछ लोगों को रक्तचाप यानी बीपी की बीमारी भी हुई है, तो ऐसे में इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि पता चले कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है? देखिए, कोरोना की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है या नहीं, इसके कोई बिल्कुल क्लियर कट एविडेंस नहीं है। कोरोना से कई तरह की बीमारियां आई, जैसे लोगों को हार्ट अटैक हुआ, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, लोगों के ब्लड शुगर बढ़ गए, लेकिन उनमें कोई डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप था ये बताना मुश्किल है। तो अगर आपको कोविड हुआ है और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हो सकता है दोनों में लक्षण हो सकता है नहीं भी लक्षण हो, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं। डॉक्टर से जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के लक्षण कैसे पता चलेंगे कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है? देखिए, ब्लड प्रेशर के लक्षण कई बार काफी वेग होते हैं, जैसे शरीर में थकान आना या सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर आना। तो अगर आप हर 1 साल पे या 6 महीने पे एक स्क्रीनिंग कराएं, अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से राय लें और आप अपना ट्रीटमेंट लें। जी डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कुछ टाइम बाद लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा है कि मरीजों को ब्लड प्रेशर है, दवा ली, छोड़ दिया, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन स्ट्रोक लेकर आते हैं या उनके ब्रेन में हेमरेज हो जाता है। तो बिल्कुल इसको लापरवाही ना करें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर लें। जी डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आप पहुंचे हैं जहां हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देंगे कि अगर आपकी प्रायोरिटी डोज नहीं ली है तो प्रायोरिटी डोज लें, और सरकार ने अब तो बिल्कुल मुफ्त कर दिया है जी, तो इसका बिल्कुल लाभ उठाएं और सरकार के वैक्सीनेशन में कदम से कदम मिलाकर सहयोग करें। जी डॉक्टर संजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपने डॉक्टर साहब की बात और सलाह सुनी होगी और इनकी सलाह को जरूर मानेंगे और अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को कोरोना से बचा के रखेंगे। कल हम आपसे फिर जुड़ेंगे एक नए डॉक्टर साहब के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ, जो आपके सवालों का और आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देंगे। और हमें उम्मीद है आपके पास अभी भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका जवाब आप जानना चाहेंगे। तो उम्मीद है कल हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फोन नंबर आप नोट कर लीजिए जहां आपको फोन करना है, 23421764। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे फरीदाबाद के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजय पांडे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के
समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।